हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में चैप्टर फर्स्ट। आपकी बुक में पॉलिटी की बुक मानी जाती है और ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही आसान दिखता है समझने में, कि सभी को समान रखना। इक्वालिटी माने होती है समानता। नया पेज ले लेते हैं, उस पर समझेंगे कि समानता क्या है। जैसे इक्वालिटी आपको दिखने में ये आसान सा शब्द लगता है समानता, लेकिन दुनिया में बहुत सारी क्रांतियाँ, रेवोल्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल मूवमेंट, आंदोलन वो समानता को लेकर हुए हैं। जैसे मान लो भारत में भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़े थे? मोस्टली यही था कि वो वाइट लोग थे और हम ब्लैक थे और वो हमें कल्चर सब सिविलाइज्ड नहीं समझते थे। और जब 1857 की क्रांति के आसपास तो एक आइडिया फैला कि ये तो वाइट लोगों का भार है, बर्डन है सारे विश्व को लेकर, कि सारी सभ्यताओं को क्या बनाया जाए, सारे संसार के लोगों को सभ्य बनाया जाए। तो ये एक तरह का भेदभाव है। अगर किसी भी देश में गोरे काले को लेकर कोई भेदभाव है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रेस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन मैंने होता है भेदभाव, ठीक है, उसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। रेस के आधार पर कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, किसी के नैनक्स किसी तरह के हैं, किसी का फेस किसी तरह का है। जैसे भारत में 2 तरह के नस्ल पाई जाती है, मंगोलियाड जो सिक्किम वगैरह में रहती हैं या ईस्ट में रहती हैं, और जो नॉर्दर्न है, जो आर्यन है वो सेंटर में इंडिया में रहते हैं, और द्रविड़ जो है वो भी एक नस्ल मानी जाती है, वो साउथ में रहती है। कोई बात नहीं, ये तो प्राकृतिक बात है कि इस तरह के लोग पाए जाते हैं, वो इन्वायरमेंट या क्लाइमेट के कारण होता है। अब आप घर में देखो कि कुछ काम मेल के लिए होते हैं, आपके पापा के लिए होते हैं, कुछ काम आपकी मम्मी के लिए, फीमेल के लिए होते हैं। लिस्ट बना सकते हो आप। मेल के काम हैं, जैसे फार्मर है, फार्मिंग करनी है, पशु का एनिमल हस्बेंड्री के काम हैं, या बाहर लेने देने के काम हैं, मैनुअल जिसे वर्क बोलते हैं, हाल ही के काम होते हैं। कुछ फीमेल के लिए हैं, जैसे कुकिंग करना है, क्लॉथिंग करना है, क्लॉथ वॉश करने हैं, आपकी वॉशिंग है, बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें ब्रोटअप करना है, ये काम आपकी मम्मी के हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब मेल के काम हैं, जब उनको प्रेफरेंस दी जाए और फीमेल के काम को इंफीरियर समझा जाए, मेल अपने आप को इस आधार पर सुपीरियर समझे कि मेरे काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फीमेल को इसलिए इंफीरियर समझा जाए कि आपके क्या काम है, आप तो ये घर में यही बस करते हैं, खाना ही तो बनाते हैं, खाना भी नहीं बना सकते। जबकि बहुत सारी महिलाएं हमारे अब मेल के भी काम करने लगे, जैसे फार्मिंग के काम है वो साथ में होता है, नौकरियों के लिए बाहर भी जाने लगी हैं। लेकिन लंबे समय तक मेल और फीमेल को इस आधार पर अलग अलग समझा गया कि महिला जो है वो इंफीरियर है समाज में, उसके कामों की इतनी महत्ता नहीं है, और पुरुष के काम, पुरुष क्योंकि कमाता है, उससे रोजी चलती है, लाइवलीहुड का साधन कमाता है वो, इसलिए उसके काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए महिलाओं की स्थिति को बहुत ही समाज में नीचे तबके की मानी जाती थी। ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर, कि आपका लिंग अलग है। तो वैसे तो सृष्टि ने तो दोनों समान ही बनाए हैं ना। अगर दोनों को एक में से किसी को इंफीरियर, एक में से किसी को सुपीरियर बनाता, तो वो भी तो हिंट देता ना, कुछ लिख के भेजता या। लेकिन समाज है जो दोनों ही जो एक रथ का पहिए की तरह है, दोनों पहियों के बगैर जिस तरह रथ नहीं चलता, उसी तरह समाज में स्त्री और पुरुष के बिना काम नहीं चलता। और चाहे और तरह के भेदभाव कहीं हो या ना हो, लेकिन यूनिवर्सल है ये आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन,
यूनिवर्सल का मतलब होता है सारे वर्ल्ड में है, कोई एक भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर औरतों के साथ भेदभाव ना किया गया हो। और अब औरतें इस चीज़ के लिए लड़ रही हैं कि उनके काम को भी ज़्यादा महत्व दिया जाए और वास्तव में दिया जाए। बच्चे पालना कोई आसान नहीं होता। उसके बाद एक भेदभाव होता है रिच और पुअर का। आपने देखा होगा कि पुअर जो हैं लोग हैं वो बसेस में चलते हैं, टैक्सी रिक्शा में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में उनके बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल्स में उनके बच्चे पढ़ते हैं। और जो रिच हैं वो अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, लग्जरियस घरों में रहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बहुत लाखों रुपए खर्चा है उनमें जाते हैं, स्कूल हॉस्पिटल्स, और उनके बच्चे सरकारी स्कूलों का तो मुंह भी नहीं देखते। मैं यहाँ ये नहीं कहती कि सरकारी स्कूलों में का लेवल प्राइवेट स्कूलों से कम है, लेकिन ये धारणा बनी है कि जो अमीर हैं वो हमेशा सरकारी स्कूल में ही प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। और तो ये एक भेदभाव हो गया रिच और पुअर के आधार पर। क्या क्या कौन कौन से भेद पढ़ लिया आपने? एक नस्ल के आधार पर भेदभाव। अब अमेरिका में अगर आपने अमेरिका के बॉक्सर्स वगैरह को देखा हो, प्लेयर्स को देखा हो, या आप साउथ अफ्रीका की एक क्रिकेट टीम को देखो, तो उसमें से कुछ खिलाड़ी बहुत ज़्यादा काले होते हैं, हब्सी नस्ल के होते हैं, और अमेरिका के लोग गोरे रंग के होते हैं, वाइट पीपल होते हैं। अमेरिका और साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा नस्ली भेदभाव रहा है रेस के आधार पर। एक बार मोहम्मद अली जो थे वो अमेरिका के बहुत बड़े बॉक्सर थे, हैवी वेट के, और उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन सारी अमेरिकन गवर्नमेंट के ऑफिशियल इस चिंता में थे कि हम काला जो लड़का है उसका सम्मान कैसे करेंगे जैसे वो मेडल लेके देश में आएगा। अंत में उसको इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि जिस मेडल को वो अपने गले से लगाकर सोता था, रात को कई कई बार देखता था, उसको अंत में गोरे बच्चों ने इतना परेशान कर दिया, गोरे लड़कों ने, कि वो अपना मेडल उन्होंने ओहियो नदी में फेंक दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, जैसे नेल्सन मंडेला है एक, अभी तो उनकी डेथ हो गई है, नेल्सन मंडेला, अगर आप नेट पे चेक करोगे, वो एक ऐसे लीडर थे जो साउथ अफ्रीका में भेदभाव, जो रेशियल भेदभाव था, नस्ल के आधार पर भेदभाव था। रेस तो समझ में आ गई ना आपको, भिन्न भिन्न नस्ल के लोग होना, गोरे काले, उनकी नैन नक्श अलग होना, तो उसके कारण ये 28 साल तक जेल में रहे और अंत में साउथ अफ्रीका से ये जो नस्ली भेदभाव है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, वो ख़त्म हुआ 1994 में। और अमेरिका अब जो है मल्टी नेशनलिटीज़ का देश है और वहाँ अब गोरे काले में कोई भेदभाव नहीं है। यही लड़ाई रही अमेरिका में। ब्लैक मूवमेंट एक नाम की क्रांति वहाँ हुई, ब्लैक मूवमेंट, और जिसके तहत जो वहाँ काले लोग थे, अब काले लोग कैसे आए, जैसे ही यूरोप में उद्योग धंधे शुरू हुए, साइंस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, तो नई नई उद्योग के लिए काम करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत हुई, जो इसका शोषण भरपूर किया जा सके, जिसके बारे में टोकने के लिए गवर्नमेंट भी ना हो, कानून भी ना हो। और जैसे ही जो यूरोपियन कंट्री है यहाँ अफ्रीका जैसे महाद्वीप में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं कल्चर्ड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, और यहाँ लोगों को इस धरती पर कब्जा तो आसानी से किया जा सकता है, लोगों को भी आसानी से बंदी बनाया जा सकता है, और भर भर के उन्हें दास मंडियों में दासों के रूप में बेचा जाता था। और ये दास फिर जैसे ही आज़ाद हुए 1875 में 65 में, जब अब्राहम लिंकन, एक बहुत बड़ा नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति का जो सबसे फेमस है, अब्राहम लिंकन ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि मैं इस रेशियल जो भेदभाव है अमेरिका से, इसको ख़त्म करके रहूँगा और दासों को मुक्ति दिलाऊंगा। उस टाइम दासों को खरीदा बेचा जाता था, तो ये गुलामों का जीवन जीते थे, स्लेव्स थे।
किसके? काले लोगों के। लेकिन बहुत विरोध हुआ। जो साउथ के अमेरिकन राज्य थे उन्होंने तो अमेरिका से अलग होने की भी घोषणा कर दी थी, क्योंकि आपको पता है अमेरिका बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है। वर्तमान में 50 राज्य हैं। अब्राहम लिंकन को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी और वो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन वो इस बात से फेमस हो गए कि उन्होंने जो काले लोग थे वहाँ, हबशी नस्ल के लोग थे, उनको मुक्त करवा दिया था। तो ये अमेरिका का एक उदाहरण है। और इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे राइट्स थे अमेरिका में जो काले लोगों को तो नहीं मिले हुए थे, लेकिन गोरे लोगों को मिले हुए थे। तो इन काले लोगों ने फिर क्या किया, अपने राइट्स के लिए आंदोलन किया। रोजा पार्कर नाम की एक लेडी थी जो बहुत फेमस हुई इस बात में। और फिर वुमेन्स को भी अधिकार मिला, अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार मिला। अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है 2-3 शब्द हैं इसमें, अडल्ट, यूनिवर्सल। ये आपके चैप्टर में आएगी सारी बातें, मैं आपको समरी बता रही हूँ अभी। फ्रेंचाइज इसका मतलब है, अडल्ट का मतलब जो एक फिक्स उम्र जो आपके संविधान ने तय कर रखी है वोट देने के लिए, वो पूरी कर चुका हो। जैसे हमारे देश में 18 साल। यूनिवर्सल मैंने सभी को, सार्वजनिक। और ये है मताधिकार, मत का अधिकार, वोट का अधिकार। हर किसी को जो अडल्ट हो चुका है, वोट का अधिकार ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। मतलब वोट देने में किसी के साथ धर्म, जाति, जेंडर, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि तो कितने तरह के भेदभाव हो गए? रिच, पुअर, मेल, फीमेल, वाइट, ब्लैक। देखो यहाँ वो हैं जिसने शोषण किया इनका और करते ही रहते हैं। ये डोमिनेटर स्थापित कर गया फीमेल्स पे और फीमेल का इन्होंने जीवन दुभर कर दिया। वाइट का डोमिनेट चला ब्लैक का। और इनको क्या फायदा क्या था इनको दबाने में? अरे भाई इन्हीं को तो फायदा था, तभी तो ये बराबर का अधिकार देने के समर्थक नहीं थे। मेल को अगर लगेगा कि घर की फीमेल जो है मेरे ऑर्डर का पालन नहीं कर रही, तो क्या वो सहन कर पाएगा? इसी तरह वाइट ब्लैक भी सहन नहीं कर रहे थे। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। इसके बाद जो है हम शुरुआत करते हैं। ये एक आपने देखा होगा इलेक्शन में लाइन लगती है और ये लोग भी इलेक्शन में लाइन में लगे हुए खड़े हैं। आप भी कभी अपने मम्मी पापा के साथ वोट डालने के लिए गए होंगे, तो क्या उसमें इस तरह से लाइन लगाई जाती है कि ये रिच है या पुअर है, या ये किसी हिंदू धर्म की लाइन है और ये किसी मुस्लिम की है, सिख की है? नहीं होता ना ऐसा। इसका मतलब हमारे देश में जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, राजनीतिक अधिकार जिसमें वोट देने का अधिकार आता है, वो क्या है? वो सभी को समान रूप से दिया गया है। लेकिन और वैसे रिच और पुअर को भी कानून के समक्ष समान माना गया। हमारे देश का कानून इजाजत नहीं देता कि वो रिच और पुअर को किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट करे, लेकिन व्यवहार में उनसे असमानता हो जाती है। जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा जटिल भी है। क्या आप चाहते हैं कि जो अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो सब में इक्वल बांट दिया जाए और सब एक जैसे गरीब या अमीर हो? ये इक्वालिटी गलत है। इसका मतलब तो यही होगा ना, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ने वाला उसको भी 40 मार्क्स दिए जाए, जो बिल्कुल नहीं किताब देखता उसको भी 40 दिए। भाई इक्वालिटी हम कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि ये सिर्फ मेहनत पे डिपेंड करता है कि कमाने वाला में कितनी कैपेसिटी है। हो सकता है एक व्यक्ति तो 100 रुपये लेकर उसको सारा दिन में उड़ा दे। एक स्टूडेंट को मैं 100 रुपये दूँ तो हो सकता है कि वो सारा कुछ खा पी के शाम को आ जाए। लेकिन एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो 100 दे सुबह और वो 200 रुपये कमा ले। तो क्या आते ही फिर वो जो 200 कमा के लाया है, ये जो जिसने ख़त्म कर दिए सारे पैसे, उसको बांट दें?
ये तो फिर कमाने वालों के साथ भेदभाव हो जाएगा ना, अन्याय हो जाएगा। तो इस तरह से कभी भी असमानता समानता हम स्थापित नहीं कर सकते। समानता का मतलब होता है असमानों के साथ असमान व्यवहार और समान के साथ समान व्यवहार। देखो, मान लो आपके स्कूल में कोई बच्चा जो है वो अपाहिज है, उसको एक व्हील चेयर दी जाती है स्कूल की तरफ से। अगर सारे बच्चे ये डिमांड करें कि जी हमें भी व्हील चेयर दी जानी चाहिए ताकि हमें पैदल ना चलना पड़े, तो ये कितनी गलत बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बच्चा दूसरों के समान नहीं है, ये दूसरों से असमान है। जो बच्चे चल फिर सही सकते हैं वो समान हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस तरह से ही आप देखते हो बहुत सारे अधिकार हमने लोगों को दिए हुए हैं। जैसे बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, इस वजह से अब सभी डिमांड करें कि इक्वालिटी का अधिकार है जी, सबको मिलना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उन्हीं को दी जाती है जो इसके पात्र हैं। अब इस लाइन में जो वोटिंग की लाइन है, देखो इसमें मेल फीमेल और जो एक पढ़ा लिखा सा व्यक्ति, एक सिख, इस तरह से बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग दिखाए गए। और आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन हैं। रिलीजन मैंने हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध, बहुत सारे हैं। बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ, लैंग्वेज बहुत सारी हैं। लैंग्वेज में बांग्ला है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत गुजराती कन्नड़ मलयालम, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और बहुत सारे नस्ल तो हैं, मैंने 3 बताई थी। इसके साथ साथ बहुत सारी जातियां हैं हमारे देश। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी जातियां हैं, और ये जाति सिस्टम भी क्या है, एक जाति से दूसरे जाति पर डोमिनेशन स्थापित करने का साधन है। और ये किसने बनाया होगा? उनने बनाया होगा जिसको इन जाति बंधन बनाने से फायदा था। लेकिन अब हमारे संविधान में लिख दिया गया है कि सभी को समान अधिकार है। अगर आपने राइट्स देखे हो, भारत के फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में दिए गए हैं 6, उसके अनुसार भारत के में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म जाति मतलब रिलीजन कास्ट जेंडर भाषा के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी कानून के समान हैं और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। अब ये लाइन दी हुई है, इलेक्शन में है, कांता है, उसकी एक फ्रेंड है सुजाता, दोनों वोट डालने के लिए आई हैं। और पीछे भी लाइन है जिसमें मेल फीमेल सारे साथ ही खड़े हैं। It is good, Sujata, that we can all vote as equal citizen in our country. Even जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द विद अस। कितनी अच्छी बात है सुजाता कांता की, हम सब एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। और जैन साहब भी यहीं खड़े हैं। जैन साहब का मतलब जहाँ वो नौकरी करते हैं, मतलब उनके सेठ हैं। अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो जैन साहब को सबसे पहले अटेंड किया जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले पैसे देने वाले हैं, या वहाँ जाएंगे नहीं सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन जो देश में वोट डालने का अधिकार है वो एक लाइन में खड़े होकर ही भी लगाया जाता है। मतलब यहाँ ये कहना चाहता है कि वोट का अधिकार सबको समान रूप से मिला हुआ है, यहाँ भेदभाव नहीं है। उसके बाद है गो ऑन कांता, इट इज योर टर्न नाउ। जाओ कांता, अब ये तुम्हारी बारी है। अब ये कार्टून में बड़ी अच्छे ढंग से समझाते हैं। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर फॉर आवर एरिया। इसी तरह से हमारे देश में भी वोट डाले जाते हैं कि हमारे एरिया में पाइप लाइन नहीं है, जो भी लेके आएगा मैं तो उसी पर वोट डालूंगी। इसका मतलब ये एक हिंट दे रखा है कि चाहे आप गरीब हैं, किसी के यहाँ नौकर हैं, लेकिन आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, आपका स्वामी आप पर प्रेशर नहीं डाल सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति आप पर प्रेशर नहीं डाल सकता कि आप किसी विशेष कैंडिडेट को ही वोट दें जो इलेक्शन में खड़ा है। आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। और ये वोटर लाइन है, अगर आप इनके नाम पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। देखो, अब्दुल रहमान आर्टिशियन है, मतलब उसका धर्म अलग है, मुस्लिम है, कलाकार है।
साहब नाम बानो हाउस वाइफ है, मुस्लिम है। ग्रेसी लेलैंग ये कंसल्टेंट है, लेकिन ये क्या है, क्रिश्चियन है। इशाक लेलंग गवर्नमेंट ऑफिसर है। मतलब धंधे के आधार पर भी, व्यवसाय के आधार पर भी और धर्म के नाम पर भी ये अलग अलग हैं, लेकिन खड़े हुए एक ही लाइन में सब इक्वल हैं। उसके बाद ये चलते हैं, वी एल सी यू लेटर कांता। कांता फिर मिलेंगे। यस नमस्ते साहब। जी साहब नमस्ते। देखो यही फ़र्क आ गया, जैसे ही वोटर लाइन से बाहर निकले, ये गाड़ी में जा रही हैं और ये पैदल जा रही हैं, तो रिच और पुअर का भेदभाव। लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते कि आप गाड़ी में नहीं जा सकते, अगर उसके पास फैसिलिटी है तो वो जा सकते हैं। गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल have to finish the work at साहेब हाउस फर्स्ट and ask for more some advance। मतलब कांता की गुड़िया बीमार है और उसे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, और इसलिए साहब के घर में जाऊंगी और उसके बाद एडवांस में उनसे लूँगी। एडवांस का मतलब नौकरी करने से पहले ही पैसे ले लूँगी। अब इसका बच्चा, गुड़िया दिखा रखी है कि बीमार है और हॉस्पिटल में लेके जा रही है। ये यहाँ हॉस्पिटल है। इट इज़ नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड। अगर आपने गरीबों की बस्ती देखी हो तो उसमें क्या होता है, वहीं तिरपाल मिट्टी के घर होते हैं, टायर वगैरह सब पड़े रहते हैं, खुले में शौच जाते हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती, मच्छरों की भरमार होती है, क्लीननेस, बिजली नहीं होती, कॉमन टॉयलेट्स होते हैं जिनमें से स्मेल उठती रहती है हमेशा। तो यहाँ के लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। साहब के घरों में सब कुछ साफ सुथरा क्लीन होता है, वो बच्चे क्यों बीमार पड़ेंगे। और ये देखो, ये कांता किस घर में रह रही है और वो किस घर में पोछा लगाने के लिए आई है, लेकिन उसकी मालकिन कहती है कि ऐसे पोछा लगाओ कि कुछ भी सोफे के नीचे या कॉर्नर में रह ना जाए। इक्वल राइट टू वोट, जो ऊपर लाइन में लगे हुए लोग हैं वो ये बताते हैं कि इस देश में जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक का मतलब जहाँ लोकतंत्र है, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम करते हैं, सरकार चलाते हैं, लोकतंत्र है, वहाँ पर सभी को इक्वल राइट टू वोट है। अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल का अडल्ट हो चुका हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको समान अधिकार है। यही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की परिभाषा है और ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता होती है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब जो अडल्ट हो चुका है उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर के आधार पर वोट दिया जाएगा। और बहुत सारे नाम यहाँ हैं, जैसे कांता एक सर्वेंट है किसी के यहाँ, उसके बाद अशोक जैन एक उसके घर का मालिक है, एम्प्लॉयज़ है, और छोटे लाल उसका नेबर है, और बहुत सारे आपकी भी लाइन में ऐसे खड़े होते होंगे, लेकिन सभी बराबर वोट देने का अधिकार ही रखते। ये नहीं है कि मिस्टर जैन बहुत अमीर थे तो उसको 2 वोट देने का अधिकार था और कांता उसकी नौकर थी तो 1 वोट देने का अधिकार है। आपको ये थोड़ा सा अजीब लगता होगा कि मैडम क्या कह रही है। यस, ऐसा था। ब्रिटेन में एक जेम्स मिल नाम के लेखक हुए, उन्होंने कहा था कि पढ़े लिखों को 5 वोट देने चाहिए और अनपढ़ को 1 देना चाहिए। और ब्रिटेन जैसे देश में तो महिलाओं को तो वोट का ही अधिकार नहीं था। कांता और मिस्टर जैन का वोट बराबर है आज हमारे देश में। हमने तो 1952 में जैसे ही हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, ये अधिकार वोट का सबको दे दिया था। जबकि जो आपकी इतनी इतनी बड़ी देश हैं, डेमोक्रेसी हैं, ब्रिटेन और अमेरिका, इन्होंने तो बहुत बाद में महिलाओं को और दूसरी कम्युनिटी को अधिकार दिए थे। अब ये एडवांस मांग रही है मिसिज जैन से, और ये कह रही है कि आपकी तो ये आदत बन चुकी है और ऐसी आदत मत बनाओ, आज के बाद ध्यान रखना। तो वो बेचारी कहती है नो मैडम। यहाँ फ़र्क साफ दिख रहा है, ये पैसे हैं इसके पास, ये लेने वाली है, ये इससे इंफीरियर है, दिख रही है यहाँ, ठीक है ना। रिच और पुअर का गैप है यहाँ, लेकिन उस लाइन में नहीं था। बड़े ध्यान से समझना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एज हर डे गोज ऑन, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट द इक्वालिटी रियल मीन।
वहाँ तो इक्वल थे लेकिन यहाँ आके अनइक्वल हो जाते हैं। वट इज़ दैट मेक्स कांता अनश्योर? क्यों अनश्योर होगी? क्योंकि कांता जिस घर में काम करती है वो घर एक रिच व्यक्ति का है और वो स्लम में रहती है। स्लम मैंने होती है झुग्गी झोंपड़ियाँ, जहाँ घर में पीने के लिए एक नाला, मतलब घर के पीछे एक नाला बहता है, उस नाले में गंदा पानी पड़ा रहता है, वहाँ क्लीनिनेस नहीं है और उसकी बेटी इस डर्टी इन्वायरमेंट के कारण सिक हो गई है, बीमार हो गई है, लेकिन उसके पास उसको ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं और उसे वहीं जाना पड़ता है जहाँ वो काम करती है ताकि वो डॉक्टर के यहाँ दिखा सके। और दोबारा से फिर ये बार बार वो चीज़ें, जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाएगी वो ऐसा फील करती रहेगी कि कितने हम दूसरों से इंफीरियर हैं, कमतर हैं। ठीक है, उसके बाद है अदर काइंड ऑफ इनक्वालिटी। कांता जैसे ही हॉस्पिटल में जाती है तो उसको क्या होता है, मिस्टर जैन का बेटा बीमार होता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन जो कांता है जब वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है तो लंबी लंबी लाइनें खड़ी लगती है हॉस्पिटल में और बारी नहीं आती और बच्ची तड़प रही होती है। तो उसे ये लगता है कि अगर हम मिस्टर जैन की तरह अमीर होते तो शायद हमारी बच्ची को इस तरह से टॉर्चर नहीं होना पड़ता, उसका इलाज बहुत जल्दी हो जाता। अब दूसरी तरह की एक इनक्वालिटी और है, इसमें एक क्या है, कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन द डेमोक्रेटिक इंडिया and who have the right to vote but whose daily living at working condition as far as from unequal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different way. संविधान के अनुसार तो हमने सबको वोट का अधिकार दे दिया, लेकिन अगर वो डे टू डे लाइफ जीते हैं तो उसमें बहुत सारी इनक्वालिटी हो जाती है। और दूसरी तरह की इक्वलिटी होती है कास्ट सिस्टम के आधार पर। भारत में बहुत लंबा इतिहास रहा है कास्ट का, और कास्ट कैसे बनी थी, कर्म के आधार पर। जिस व्यक्ति ने जो चुन लिया वही काम बन गया और धीरे धीरे ऐसे बंधन इसके कठोर हुए कि वो उसकी जाति बनने लगी, चाहे वो काम करे या ना करे उस जाति का, लेकिन उसको उसी जाति का नाम दिया जाने लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।